Hello students, welcome to Learner's Place. Here again, this is Roshni Sharma and today we will study about the chapter number 2 of NCERT Geography class 8 and the topic is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 भी कराया है, सो आप प्लीज़ जाके देखिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्सेज ऑफ क्लास 8 NCERT. उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो के एंड में, ठीक है. एंड प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, ठीक है. अदरवाइज़ आपको कुछ बीच में से अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक इज़ लैंड. ठीक है, हम सबको पता है कि लैंड क्या होता है. ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं हम उसी को लैंड बोलते हैं. एंड इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई वुड से देन land is the solid surface of the earth that is not permanently covered by water. मतलब land हमारी अर्थ का एक ऐसा सॉलिड सरफेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं और वहाँ पानी नहीं है. ठीक है, जहाँ पे पानी नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, भरा हुआ, मतलब that is not permanently covered by water, जो पानी से कवर नहीं है. ठीक है, सो द लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. हम सबको पता है कि जो लैंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सम पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल. मतलब जो हमारी अर्थ का 30% है सिर्फ उतना ही लैंड कवर करता है. मतलब 70% जो है वो कुछ और है. ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड लैंड. ठीक है, एंड सम पार्ट्स आर नॉट हैबिटेबल. इसमें से भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जो जहाँ पे हम नहीं रह सकते. हैबिटेबल का मतलब हम नहीं रह सकते. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, मतलब इसके फीचर्स क्या हैं. सो फर्स्ट है रग्ड टोपोग्राफी. अभी हमने पढ़ा कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ हम नहीं रह सकते हैं ना. सो वो ऐसे पार्ट कौन कौन से जहाँ हम नहीं रह सकते वो देखते हैं. फर्स्ट है रग्ड टोपोग्राफी. मतलब कुछ ऐसी ज़मीन होती है, कुछ ऐसा लैंड होता है जहाँ जो वो दरदरा होता है, तो वहाँ पे हम अपना हाउस नहीं बिल्ड कर सकते या कुछ भी हम नहीं कर सकते. ठीक है, वहाँ हम नहीं रह सकते. सेकंड है स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स. अब जो माउंटेन्स के एंगल होते हैं वो इतने हाई होते हैं कि वहाँ पे भी हम नहीं रह सकते. इतना ऊपर कौन चढ़ के जाएगा, है ना. आप ऑफ कोर्स वहाँ पे भी रहना पसंद नहीं करोगे. एंड कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पानी भर जाता है. ठीक है, लो लाइंग एरिया सक्सेसिबल टू वाटर लॉगिंग. कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई या थोड़ा सा भी पानी गिरा तो वो काफ़ी पानी से भर जाता है, तो हम वहाँ पे भी नहीं रहना पसंद करेंगे. नेक्स्ट है डेजर्ट एरियाज़. डेजर्ट एरियाज़ में भी कोई नहीं रहना चाहता बिकॉज वहाँ पे पानी बहुत दूर जाके लेना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे भी ऑफ कोर्स कोई नहीं रहेगा. सपोज़ राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पे भी कोई नहीं रहता होगा. आपने भी देखा होगा कि वहाँ किसी का भी, और मतलब बहुत रेयरली किसी के घर होंगे. ठीक है, तो वहाँ पे भी कोई रहना पसंद नहीं करता डेजर्ट एरियाज़ में. नेक्स्ट देखो, थिक फॉरेस्टेड एरियाज़. थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ मतलब जो बहुत घने जंगल होते हैं, वहाँ पे भी ऑफकोर्स कौन रहेगा जंगल में. ठीक है, तो वहाँ पे भी लोग नहीं रहना चाहते. अब देखो एनसीईआरटी में एक छोटा सा पार्ट है डू यू नो वाला. ठीक है, डू यू नो ये भी हम समझते हैं. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. अब जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जो 90% ऑफ वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% जो है वो सिर्फ 30% लैंड यूज़ करता है. बाकी का जो 70% है वो उसमें हम या तो रह नहीं सकते और वो कहीं मतलब अलग चीज़ों में डिवाइडेड है. ठीक है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे कुछ है. सो आप इतना याद रखना कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% लैंड. ठीक है, 30% ही हम रहते हैं, 30% के लैंड में ही हम लोग रहते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्पार्सली का मतलब देख लो आप. स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड. मतलब अभी मैंने आपको बताया था इनहैबिटेट का, जहाँ हम नहीं रह सकते. ठीक है, अनइनहैबिटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ हम नहीं रह सकते. और स्पार्सली का मीनिंग क्या होता है, बिखरी बिखरी, मतलब ऑर्डरलेस जगह. ऐसी जगह में भी कोई नहीं रहना पसंद करेगा जहाँ मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड हो जगह, लैंड पार्ट. ठीक है, तो वहाँ पे भी हम आना जाना नहीं कर सकते. सो यहाँ पे भी बहुत लोग नहीं रहते. यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, ये लैंड यूज़ के बारे में है कि हम लैंड को किस पार्ट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं. ये है ऑस्ट्रिया में एक जगह है, वहाँ से लिया गया है पिक्चर. ठीक है, वहाँ की है एक पिक्चर.
यहाँ पे देखो कुछ पार्ट्स में एग्रीकल्चर हो रहा है, कुछ पार्ट में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रिवर्स हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लैंड को हम यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड यूज़ देखो, अब लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे देखो लैंड यूज़ के साइड में एक छोटी सी पिक्चर बनी है, ये है एग्रीकल्चर के बारे में। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है ना। सो हम लैंड यूज़ के काफ़ी सारे पर्पसेस होते हैं। हम जो लैंड को यूज़ करते हैं वो बहुत चीज़ों में यूज़ आता है, ठीक है। और हम ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर हो गया, अगर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो हम फूड कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। फॉरेस्ट्री नहीं होगी तो हम हमारी साइकिल कैसे चलेगी। देन माइनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्डिंग हाउसेस, घर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ। रोड्स भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में भी इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए अब नेसेसरी है। नेक्स्ट देखो, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो लैंड है, लैंड को हम फिजिकल फैक्टर्स में कैसे डिटरमाइन करेंगे, जैसे टोपोग्राफी, ठीक है, वही जो लैंड अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सॉइल हमें मिट्टी के लिए भी चाहिए होता है, कुछ पार्ट हमें एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। एंड हम जो लैंड का यूज़ करते हैं, सपोज़ हमें एप्पल ग्रो करना है तो हम एप्पल हर जगह तो ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ की हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ेगी, सॉइल देखना पड़ेगा, टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कि उसको जो मिनरल्स चाहिए वो है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है, जब हम लैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग, आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आप इंडस्ट्री को जो आपको मटेरियल चाहिए वो अगर है ही नहीं वहाँ पे, जो आपको मिनरल्स की नीड है, वो मिनरल्स अगर आपको मिलेंगे ही नहीं तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी नहीं करेगी, है ना, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे भी हम लोग नहीं रह सकते, है ना, इतनी दूर कौन जाएगा पानी लेने। तो ये सब चीज़ें हम देख कर ही लैंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं, ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। नेक्स्ट देखो, लैंड कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। हम जो लैंड को है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होता है, इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो प्राइवेट लैंड है वो हमारे द्वारा ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम इंडिविजुअल्स मतलब जो पीपल हैं वही यूज़ करते हैं अपने लिए, अपने पर्पज़ के लिए, रहने के लिए, ठीक है। और जो कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी लैंड क्या होता है, जो हम कॉमन यूजेस मतलब जो पूरे कम्युनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, ठीक है। फोडर मतलब क्या होता है, चारा। अभी मैं आपको एक दो पिक्चर शो करूँगी तो आप समझ जाएंगे। और कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, हमें दवाइयों के लिए भी अलग जगह चाहिए होती है, तो ये कम्युनिटी लैंड के अंडर आता है, मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये हमारी पूरी सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपको फ्रूट्स चाहिए तो वो ऑफकोर्स किसी पर्टिकुलर इंसान तो नहीं लेगा ना, सब लोग लेंगे, वो सबके लिए ही है, ठीक है। मेडिसिनल हर्ब्स, अगर हमें मेडिसिन चाहिए तो वो ऑफकोर्स सबके लिए है। अब कुछ कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं जो हमें ग्रो करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिसके प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन प्लांट्स आपने सुना होगा। तो ये सब किस में आता है, कम्युनिटी लैंड में, ठीक है। ये सब कॉमन यूजेस के अंडर आते हैं, जो कॉमन सबके लिए ही हो, ठीक है। कॉमन मतलब सबके लिए, जो हम सब यूज़ कर सकें। यहाँ पे देखो आप, ये कलेक्शन ऑफ फोडर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लेडीज़ यहाँ पे फोडर लेकर जा रही हैं। यहाँ पे देखो साइड में, राइट हैंड साइड वाली पिक्चर में आपको फोडर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड कंट्रीज़। अब देखो जो हमारा लैंड है, लैंड का यूज़ कौन कौन सी कंट्री में किस किस पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लेना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस। हम इंडिया का देखते हैं। अभी इंडिया का क्रॉपलैंड में कितना परसेंटेज है एरिया, क्रॉपलैंड के लिए है 57%। हम सबको पता है एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो क्रॉपलैंड 57% है। पैस्चर में 4% है, फॉरेस्ट में 22% है एंड अदर यूज़ में 17% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, क्रॉपलैंड मतलब एग्रीकल्चरल पार्ट में ज़्यादा है इंडिया का परसेंटेज ऑफ एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, जापान, रशिया, यूके, यूएसए एंड ओवरऑल द वर्ल्ड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ लैंड यूज़ की पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखो, ये जो लैंड का यूज़ किया हुआ है ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। पहले देखो यहाँ पे कितनी सारी एग्रीकल्चरल होती थी, फिर धीरे धीरे घर बनना स्टार्ट हुए। पहले जो होते थे, पहले ये लोग हट बनाते थे, मतलब जो वहाँ पे वो होते थे, बैम्बू हो गए, बैम्बू के घर बनाए जाते थे ऐसे, ठीक है, चारा वगैरह डाल के घर बनता था। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे ईंटों के घर बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होता गया, मतलब एग्रीकल्चर अब काफ़ी कम हो गया है। एग्रीकल्चर जो है अब वो सिर्फ विलेजेस में ही होता है, ठीक है, मोस्टली। अब जो क्या कहते हैं, ये जो अर्बन एरिया है यहाँ पे तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्रीज़ बिल्ट हो चुकी हैं, है ना, बिल्डिंग्स बनी हैं इतनी सारी। ये आप देख सकते हो, फोर्थ पिक्चर जो है, कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी सारी हो गई हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ इतनी सारी हो गई हैं। तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। नेक्स्ट देखो, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जब हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने लैंड को, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो हमारे लैंड को डिस्ट्रॉय करने में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचुरल लैंड एंड रिटर्निंग डेवलप्ड लैंड टू इट्स नेचुरल स्टेट। मतलब हम जो हमारा नेचुरल लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें, ठीक है, उसके प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस को ही हम कंजर्वेशन ऑफ लैंड बोलेंगे। एंड रिटर्निंग मतलब उसको वापस हम उसी के नेचुरल स्टेट में छोड़ देंगे। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। अब देखो, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, हमें पता है इंडिया अब नंबर 1 पे आ चुका है पॉपुलेशन में, है ना। तो इतनी पॉपुलेशन होगी तो ऑफ कोर्स हमें लैंड रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, लैंड की ज़रूरत भी लोगों को ज़्यादा होगी। तो इस चक्कर में डर लगता है कि एक फ़ियर है, एक डर है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कहीं खो ना दें। आप देख सकते हो कि कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नेचुरल रिसोर्स हमारा ऑलमोस्ट मतलब इतने सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स यूजेस भी बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो अफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी इंक्रीज़ हो गई है ना। अब देखो, इसके कुछ कॉमन मेथड्स देखते हैं कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, मतलब हमारा जो लैंड है, लैंड रिसोर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड। फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ को कट कर देते हैं, और एफॉरेस्टेशन में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब हम ट्रीज़ लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारी सॉइल है, जो हमारा लैंड है, उसको जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको हम कैसे उसको रिक्लेम कर सकते हैं, मतलब उसको वापस कैसे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, मिनरल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखो, आपको पता ही होगा जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि उनकी क्रॉप जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, है ना। बट ये जो है ये बहुत हार्मफुल है हम सब के लिए, जो हम खा रहे हैं ये हमारे लिए भी हार्मफुल है, और जो लैंड है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमें लिमिट में यूज़ करना चाहिए ये केमिकल्स। आपको पता है केमिकल्स कितना हार्मफुल होता है सबके लिए। सो वी शुड यूज़ इन लिमिट, ओके। नेक्स्ट देखो, चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है चराई, जहाँ पे एनिमल्स आके ग्रासेस खाती हैं ये सब, ठीक है। तो इनके लिए अलग से एक ईंटों का कुछ मतलब अलग से इनके लिए घर बनाया जाता है जहाँ पे ये लोग घास खा सकें, या फिर बैम्बूज़ का अलग से इनका डिपार्टमेंट होता है ताकि हमारा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स टू कंजर्व लैंड, ठीक है। अब हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। Okay, thanks for watching this video.